दोस्तों, एक जिले में डीएम साहब को आए दिन सरकारी हॉस्पिटल में काले कारतूत कारनामे का शिकायत मिलती रहती है। तो डीएम साहब सोचते हैं हो सकता है कि इस हॉस्पिटल की बदनामी के लिए लोग शिकायत कर रहे हैं। दिन पे दिन समय बीत रहा था, तभी शिकायत बहुत ज्यादा आने लगती है। तो डीएम साहब सोचते हैं क्यों ना मजदूर का भेष बन के और सर में कैमरे को लगाकर चलें, उस हॉस्पिटल का जायजा लें कि क्या बात सही है कि ये चीजें सुनाई दे रही हैं। दोस्तों, डीएम साहब अपना भेष बदलकर निकल पड़ते हैं वहां की जांच करने के लिए अकेले ही। जैसे हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, बाहर ही जो वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड है वो रोक लेता है और कहता है कि क्या तुम्हें यहाँ का रूल नहीं पता है। तो डीएम साहब 50 की नोट निकालते हैं और जो सिक्योरिटी गार्ड को है वो पकड़ा देते हैं, तो हॉस्पिटल में जाने देता है। दोस्तों, डीएम साहब अंदर जाकर और हॉस्पिटल के अंदर की जो हालात को देखते हैं कि आधे मरीज बेड पर और आधे जमीनों पर लिटाया गया है और सही सलामत से वहाँ पर दवाइयाँ जो हैं मरीजों का इलाज नहीं किया जा रहा है। तो इतने देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। जैसे हॉस्पिटल में बढ़ ही रहे थे, तभी उन्हें एक जाना पहचाना सा चेहरा दिखाई देता है। जहां पहुंचते हैं तो उस औरत को देखते हैं तो इनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, कोई वो और नहीं बल्कि की ही तलाकशुदा पत्नी होती है, जो 5 साल पहले उसे तलाक दे दिया था। दोस्तों, देखकर वो दंग रह जाते हैं और कहते हैं कि आखिर तुम यहाँ पर भर्ती कैसे हो गई। वो रोने लगती है और बिलखने लगती है कि मैं बहुत ही मजबूर हूँ, जल्द ही मैं यहाँ पर भगवान को प्यारा हो जाऊंगी क्योंकि मुझे दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं। देखते हैं डीएम साहब कि वहाँ पर दवाइयाँ उसमें जो हैं कि कुछ खास नहीं है, आधी दवाइयाँ तो एक्सपायर हैं और सही से मरीजों को इलाज भी नहीं किया जा रहा है और उन्हें ज़मीन पर लिटाकर जो है कि इलाज किया जा रहा था। दोस्तों, उतने में डीएम साहब चिल्लाने लगते हैं कि कौन यहाँ स्टाफ है, कौन यहाँ डॉक्टर है जिन्हें इन्हें यहाँ लिटाकर और इस प्रकार से दवाइयाँ दे रहा है। तो तभी 2-4 स्टाफ वहाँ पर आता है और उतने में वो लोग झगड़ने लगते हैं। तो डीएम साहब इतने में बोलते हैं मजदूर का जो भेष धरे होते हैं कि मैं तुम सभी लोगों को बर्खास्त करवा दूंगा, तुम लोगों को सस्पेंड करवा दूंगा और तुम लोग जो है कि ऐसी जो है कि दवाइयाँ चला रहे हो। तो वहाँ पर एक डॉक्टर कहता है कि अबे जा तू मजदूर का आदमी, और तू मुझे बर्खास्त क्या कराएगा, अभी तेरा दिमाग ठिकाने लगा दे रहा हूँ। तुरंत झापड़ उठाता है, उन्हें मारने के लिए चलता है, तभी हाथ को वो पकड़ लेते हैं और कहते हैं मेरे भेष पर मत जाओ, मैं जिले का डीएम हूँ, तुम लोगों की बर्खास्तगी अभी मैं करवाता हूँ। इतना जब सुनते हैं सारा स्टाफ वहाँ इकट्ठा हो जाता है और भौचक में रह जाता है। तभी पता चलता है कि डीएम साहब यहाँ पर छापा मार चुके हैं। वो उनके कॉलर में वो सारी जो कैमरा लगा था वो सारी वारदात जो है रिकॉर्ड हो जाती है और पूरे हॉस्पिटल में कोहराम मच जाता है। दोस्तों, आखिर कहानी में सच्चाई क्या है, कहानी में आगे होता क्या है, ये जानने के लिए वीडियो में बने रहें और वीडियो को एंड तक देखिएगा कि आखिर में हॉस्पिटल में हुआ क्या, आखिर में सच्चाई क्या थी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट, क्योंकि दोस्तों इतनी इंटरेस्टिंग कहानी है कि आपको भी दिल से छू जाएगी। दोस्तों, ये कहानी है बिहार जिले के एक छोटे से गांव की, जहां पर एक सुमित नाम का लड़का रहता है। दोस्तों, सुमित अपने माता पिता का अकेला लड़का था। उनकी माता के देहांत बचपन में ही हो जाता है। उनके पिता का नाम जो है कि सुभाष बताया जाता है। दोस्तों, एक दिन होता क्या है, पड़ोसी के घर जो सुमित होता है वो टीवी देख रहा होता है। वहां पर एक ऐसी फिल्म चल रही होती है जहां पर एक आईएएस ऑफिसर अपने काम को अंजाम दे रहा था और अपने जो है पावर को वो दिखा रहा था, अपने कारनामे को वो दिखा रहा था। एक सत्यवादी जो फिल्म थी वो सत्यता पर दिखाई जा रही थी कि किस प्रकार से शासन और प्रशासन को चलाया जाता है और एक ईमानदारी का उसमें पाठ दिखाया जा रहा था। दोस्तों, उससे वो इंस्पायर होकर जो है उससे प्रेरित होता है सुमित और अपने पिता से कहता है पापा मैं पढ़ लिख कर एक दिन जो है कि जिले का डीएम ही बनूंगा, मैं भी इसी प्रकार से बहुत ही अच्छा काम करूंगा और मेरा भी नाम होगा और पापा आपका भी नाम होगा और देश का भी नाम होगा और मैं एक सच्चा और ईमानदार ऑफिसर बनूंगा। तो उसके पिताजी कहते हैं बहुत अच्छी बात है बेटा, लगन से पढ़ो तभी तो तुम बन पाओगे डीएम। दोस्तों,
जो लड़का सुमित होता है वो अपनी लगन से पढ़ाई करने लगता है, धीरे धीरे इंटरमीडिएट की पढ़ाई वो पार कर लेता है और लड़का जो है वो जवान हो जाता है। दोस्तों फिर होता क्या है, इनके पिता कहते हैं कि बेटा देखो घर में कोई है नहीं और मैं भी खेती बाड़ी करता हूँ और किसी प्रकार से घर गृहस्थी चल रही है, ऐसा करो कि तुम शादी कर लो और एक बहू आ जाएगी तो अच्छे से घर चलने लगेगा और घर का सारा काम करेगी, तुम जो है कि तुम भी थोड़ा फ्री हो जाओगे। इधर सुमित कहता है कि जिम्मेदारियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी और क्यों मैं ऐसा काम करूं जिससे कि मुझे इतनी दिक्कत हो। दोस्तों फिर उनके पिताजी कहते हैं कोई छोटी मोटी जॉब कर लो, आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है। तो इधर जो सुमित होता है वो जॉब भी नहीं करता है और एक जो है कि गांव में ही ट्यूशन पढ़ाने लगता है। धीरे धीरे ट्यूशन इतना पढ़ाते पढ़ाते उसे एक्सपीरियंस हो जाता है कि बहुत सारे बच्चे वहां आने लगते हैं, क्योंकि जो सुमित के पास बहुत ही ज़्यादा जो है कि एक्सपीरियंस था और पढ़ाने का नॉलेज भी था, तो बच्चे पढ़ने लगे थे। दोस्तों फिर होता क्या है कि धीरे धीरे ये कंपटीशन क्लासेस खोल लेता है और बड़े लेवल पर कंपटीशन क्लासेस चलाने लगता है और लोगों को भर्तियां दिखाने के लिए प्रेरित करने लगता है। धीरे धीरे इसके भी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रहे थे, तभी इनके पिताजी कहते हैं कि बेटा बहुत सारे टीचर्स जो है कि बच्चे हो गए हैं और पढ़ा रहे हो और जो है कि तुम्हारे पर वर्कलोड ज़्यादा हो गया है, तुम क्यों ना शादी कर लो, घर का जो सारा काम होगा वो तुम्हारी पत्नी करने लगेगी और तुम फ्री हो जाओगे और अपनी कोचिंग को अच्छे से चलाने लगोगे। दोस्तों बच्चे इतने ज़्यादा हो गए थे कि 2-3 टीचर भी रख लिया था सुमित और बड़े लेवल पर कोचिंग क्लासेस को चलाने लगा था। दोस्तों फिर होता क्या है कि घर के मनाने पर कहने पर सुमित शादी के लिए तैयार हो जाता है और एक पायल नाम के लड़की से ये इसकी जो है कि शादी हो जाती है। दोस्तों शादी होने के बाद पायल जब अपनी ससुराल आती है तो बहुत ही रीति रिवाज से बहुत अच्छे से वो रहने लगती है और सारा काम देखने लगती है। धीरे धीरे वो कोचिंग पढ़ाने लगता है और इधर ये जो है कि अपने घर की गृहस्थी संभाल लेती है। उधर उसने 2-3 कॉलेजों में इंटरव्यू देकर आई होती है शादी से पहले, तो अचानक उसे फ़ोन आ जाता है कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है, तुम पढ़ा सकती हो। इधर जो है कि वो जो सुमित होता है वो अपनी जो बीवी है उसको पायल को लेकर जाता है और वहाँ देखता है स्कूल में कोई खास नहीं है, ये तो प्राइवेट कॉलेज है, लिमिटेड है और संविदा पर ये लोग लगा रहे हैं, 10-12 हज़ार रुपये पढ़ाएंगी और उससे होने वाला क्या है। तो बहुत समझाता है पत्नी को, लेकिन पत्नी नहीं मानती, वो पढ़ाने के लिए जिद ठान देती है। फिर उधर पायल भी पढ़ाने लगती है, इधर ये अपना कंपटीशन क्लासेस पढ़ाने लगता है, बहुत मना करता है कि देखो पायल तुम क्यों ना मेरी कंपटीशन क्लासेस में ही पढ़ा लो, इतना पैसे तो यहाँ ही बच जाएंगे, तुम क्यों वहाँ पर जा रही हो पढ़ाने के लिए। लेकिन नहीं मानती है, कहती है मैं सारा काम भी कर लूँगी और वहाँ पर पढ़ा भी लूँगी, आप टेंशन में मत रहो। कुछ दिन तो चलता है, लेकिन धीरे धीरे अब क्या करती है, घर का काम भी नहीं करती है और कहती है उल्टे तुम बैठे हो तो तुम ही काम कर लिया करो, मैं तो पढ़ा रही हूँ, अपनी जॉब कर रही हूँ। फिर धीरे धीरे ये काम भी करने लगता है मजबूरन में और उधर वो पढ़ाने लगती है। धीरे धीरे मामला बढ़ने लगता है। एक दिन जो है कि सुमित गुस्सा हो जाता है कि तुम्हें काम भी करना है, अगर पढ़ाना है तो तुम्हें काम करके खाना बना के सारा काम करके ही जाना होगा पढ़ाने के लिए, नहीं तो तुम पढ़ा नहीं सकती हो, मैं ये सब कुछ नहीं जानता हूँ। तो फिर क्या होता है, लड़ाई धीरे धीरे बढ़ने लगती है और झगड़े हो जाते हैं और वो झगड़ा करके जो पायल होती है वो अपने पिता के घर चली जाती है। अपने मायके चले जाने के बाद फिर वहाँ से कुछ दिन के बाद वो इतनी घमंड में आ जाती है कि अपने तलाक पेपर को भिजवा देती है कि मुझे तलाक चाहिए, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। इधर सुमित जो होता है वो कहता है मैं तलाक नहीं देने वाला हूँ। फिर उसके पिताजी कहते हैं कि बेटा ऐसा झगड़ा मत करो, किसी प्रकार से सेटलमेंट कर लो, बहू को ले आओ। तो फिर पहुंचता है वो अपनी ससुराल, अपने ससुर से ये सारी बातें बताता है कि ये जिद कर रही हैं स्कूल में पढ़ाने के लिए, इतना तो पैसे अपनी कंपटीशन क्लासेस में ही ये निकाल लेंगी, क्यों ये किसी के स्कूल में पढ़ाना जाना चाहेंगी। उनके पिता भी अपनी बेटी का पक्ष खींचते हैं और मना कर देते हैं और वो भी फोर्स करते हैं कि तुम मेरी बेटी से तलाक दे दो। लेकिन ये कहता है मैं किसी हालात पे इसे तलाक नहीं दूंगा, शादी ज़िंदगी में एक बार होता है, प्यार किसी से एक बार होता है, मैं दोबारा शादी नहीं करूंगा और इन्हें छोड़ूंगा भी नहीं। ये इतनी जिद पे करके जब भी तुम्हें ज़रूरत हो तो मेरे घर आ जाना, तुम्हारे घर की सारी दहलीजें मेरी खुली रहेंगी, मैं दूसरी शादी नहीं करने वाला। तलाक के पेपर को फाड़ के वो चला जाता है और तलाक नहीं देता है और जाकर अपनी तैयारी में फिर लग जाता है। उधर ग्रेजुएशन इसकी कंप्लीट हो जाती है, गुस्से में ये और तैयारी तगड़ी करता है। तैयारी करने के बाद होता क्या है, यूपीएससी का फिर वो फॉर्म आता है, आईएसपीसीएस का, फिर वो अपनी जो है कि फॉर्म को फिल करता है और तैयारी में लगन में लग जाता है। गुस्से में अपनी
तैयारी को इतना तेज तगड़ा करता है कि ये अपनी मेंस को भी बीट कर लेता है। दोस्तों मेंस जब निकाल लेता है तो फाइनली इसका बचता है, जो प्री निकाल लेता है दोस्तों तो उसका बचता है मेंस। दोस्तों उतनी तैयारी अपने पिता से कहकर इतनी करने लगता है कि 3-4 महीने के लिए वो अंडरग्राउंड रूम में ही बंद कर लेता है और तैयारी इतनी तगड़ी होती है कि उसका मेंस भी निकल जाता है और इंटरव्यू के लिए उसे सेलेक्ट कर लिया जाता है। फिर इंटरव्यू में भी वो क्रॉस कर जाता है और फाइनली वो डीएम के पद पर सेलेक्ट हो जाता है। दोस्तों वो जब डीएम के पद पर सेलेक्ट हो जाता है, सेलेक्ट होने के बाद वो अपने एक गरीब बेटे का वो लड़का था जो कि अपनी फौलादी दुनिया से वो निकल कर आया था, एक ज़मीन की वो सारी चीज़ें, वो एक गरीब की वो सारी ज़रूरतों को समझ कर आया था। सिलेक्शन के बाद आए दिन उसे गरीबों की वो शिकायत पेटियों में शिकायत मिला करती थी कि एक हॉस्पिटल में जो है कि एक्सपायर दवाइयाँ चलाई जाती हैं और वहाँ पर लूट खसूट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और वहाँ पर बहुत ही तरीके से जनता को सताया जा रहा है। दोस्तों इतना सब सुनने के बाद अपने पीए और बहुत सारे अधिकारियों से कंसल्ट करता है तो वो कहते हैं हो सकता है प्राइवेट हॉस्पिटलों की ये चाल साजिश हो, जो कि सरकारी हम लोग हॉस्पिटलों की ये बदनामी कर रहे हैं। तो इतने में इसे जो है कि जो डीएम होते हैं सुमित इन्हें दिल गवाही नहीं देती है, तो कहते हैं कि मैं सादा भेष में एक मजदूर का भेष धर के मैं जाऊंगा और वहां पर उसकी तहकीकात करूंगा कि क्या मामला सच है। तो डीएम क्या करते हैं कि अपने जो है कि हुलिये को चेंज करवाते हैं, मजदूर का भेष धरते हैं, फटे पुराने कपड़े पहनते हैं, अपने शर्ट में एक कैमरा लगाते हैं और अपनी विभाग से वो कनेक्ट कर देते हैं कि आप लोग बैठकर इस विभाग में यहाँ पर फुटेज को देखिए। दोस्तों फिर वहाँ पर निकलते हैं, जैसे हॉस्पिटल के बाहर पहुँचते हैं उन्हें सिक्योरिटी गार्ड रोक लेता है कि क्या तुम्हें इस हॉस्पिटल का कोई भी रूल नहीं पता है कि अंदर कैसे जाते हैं, वो जाने से मना कर देता है। दोस्तों फिर होता क्या है, 50 रुपए की नोट निकालते हैं और हॉस्पिटल के उस सिक्योरिटी गार्ड को देते हैं तो वो अंदर जाने देता है। अंदर जैसे जाते हैं, अंदर का मंजर देखते हैं तो डीएम साहब के होश उड़ जाते हैं। दोस्तों होश क्यों उड़ जाते हैं, क्योंकि उसमें आधे मरीज जो होते हैं वो स्ट्रक्चर पर बेड पर पड़े होते हैं और बाकी लोग जमीनों पर लेट रहे होते हैं। कोई बिलख रहा होता है, कोई रो रहा होता है, कोई दर्द से परेशान होता है और वार्ड में कोई जो है कि वहाँ पर डॉक्टर देखने के लायक वहाँ पर रहता ही नहीं, सब अपनी केबिन में होते हैं। दोस्तों इतना मंजर देखकर वो जो उनके दिल से वो जो आंसू होते हैं वो छलक उठता है, क्योंकि वो गरीब का बेटा वो डीएम वो सह नहीं पाता है अपनी उस गरीबी की हालात को। दोस्तों फिर होता क्या है कि धीरे धीरे वो आगे मरीजों की हालात देख ही रहे होते हैं, तभी उनका नज़र जो है एक लड़की पर पड़ता है, जो उनकी ही जो तलाकशुदा वो पत्नी जो है जिसने तलाक देने के लिए पेपर भेजे थे, वही पायल एक बेड पर दिखाई देती है। दोस्तों वहाँ पर वो पहुँचते हैं तो वो तुरंत उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं देख कर कि अरे ये तो बेड पर पायल पड़ी हुई है, और देख कर तुरंत उसको जगाते हैं तो वो बेहोश सी उठती है और पहचानने में वो पहचान भी नहीं पा रही थी। दोस्तों तुरंत वो दवा को देखते हैं तो उसमें आधी दवाइयाँ जो है एक्सपायर मिलती हैं और आधी दवाइयाँ सही होती हैं। तो तुरंत वो वहाँ जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं कि यहाँ का वार्ड का, यहाँ पर डॉक्टर कौन है, यहाँ पर कौन सा अधिकारी है। वहाँ पर अधिकारी दौड़ कर डॉक्टर आते हैं तो वे कहते हैं कि देखो तुम लोग आधी एक्सपायर दवाइयाँ चला रहे हो, मैं तुम लोगों को बर्खास्त करवा दूंगा, तुम लोगों को सस्पेंड करवा दूंगा, तुम लोग मुझे जानते नहीं हो। तो वहाँ डॉक्टर हंसने लगते हैं कि देखो एक गरीब आदमी, एक फटा पुराना फटीचर आदमी मुझे सस्पेंड कराएगा, तुरंत थप्पड़ उठा देते हैं। वहाँ पर जो है डॉक्टरों की भीड़ लग जाती है, इतने में उस हाथ को पकड़ लेते हैं कि तुम जानते नहीं हो मैं इस जिले का डीएम हूँ और मैं तुम लोगों की जांच करने के लिए आया था और यहाँ दवाइयाँ तुम लोग एक्सपायर चला रहे हो और यहाँ पर लोगों की, मरीजों की मौत का कारण बन रहे हो, और तुम लोग जो हो कि किस गरीब लोगों के सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं, तुम लोगों को सस्पेंड करवा दूंगा। जब इतना सुनते हैं तो पूरे हॉस्पिटल में कोहराम मच जाता है दोस्तों, और सनसनी पूरी फैल जाती है। और होता क्या है, तुरंत पास के ही पुलिस स्टेशन में फ़ोन करते हैं और फोर्स को बुलाते हैं और चारों तरफ से पूरे हॉस्पिटल को जो है कि छापा मार दिया जाता है, पूरा कैद कर लिया जाता है, सारी चीज़ों को सील कर दिया जाता है। दोस्तों सारे डॉक्टरों को हिरासत में लेकर उन्हें एक फोरेंसिक टीम बुलाई जाती है और सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। तो वाकई रियलिटी निकलती है कि वहाँ पर मरीजों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था, लोगों के जान के दुश्मन बन रहे थे लोगों को। तो सारी टीमों को सस्पेंड करके एक नई टीम का गठन किया जाता है। ये सारा केस बनाकर
जो है कि कोर्ट में जाता है और टीम को वाकई वहां से सस्पेंड जो है कि बर्खास्त कर दिया जाता, निलंबित कर दिया जाता है और एक नई टीम का गठन किया जाता है कोर्ट के अनुसार। फिर क्या होता है कि इधर पायल जो होती है उनको उठाते हैं डीएम साहब और एक अच्छे से हॉस्पिटल में प्राइवेट ले जाते हैं जहाँ दवा कराते हैं, और दवा कराने के बाद इसकी हालत में कुछ सुधार होती है तो पूछते हैं कि आखिर तुम इस हॉस्पिटल में कैसे आई, तो बताती हैं कि इसी हॉस्पिटल में पिताजी की हालत खराब हुई तो मैं लेकर भर्ती कराई थी, जो कि उनकी जान न बच सकी और एक्सपायर हो गए। धीरे धीरे मेरी भी नौकरी छूट गई, मुझे भी डेंगू जो है कि एक टाइफाइड हो गया, बुखार जो कि छोड़ नहीं रहा था, और धीरे धीरे मैं भी इसी हॉस्पिटल में भर्ती हूँ। 5-7 दिन से मेरी भी हालत गंभीर होती जा रही, मैं भी अगर आप नहीं आते तो मर जाती। इतने में उनके हाथ पर वो मुंह पर हाथ रख देते हैं कि ऐसा मत कहो, तुम मेरे साथ सातों जन्म के लिए बंधी हो, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। इतना कहकर उनकी दवा को पूरा होता है और वो जो पायल होती हैं वो सही हो जाती है। उसके बाद दोनों जो होते हैं कि बिलक बिलक कर वो पायल रो रही होती है कि मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया, मैंने बहुत गलत किया, जो कि तुम्हें छोड़कर मैंने ऐसे भला बुरा कहा। तो वो फिर कहते हैं कि तुम मेरे बारे में तो जानती नहीं होगी। तो कहती नहीं, मैंने पेपर में पढ़ा था, तुम डीएम बन चुके हो, मैं सब समझ रही हूँ। अगर तुम्हारे पास गई होती तो आप सोचते कि स्वार्थ में अब मेरे पास मैं जब डीएम बन गया हूँ तो आई है, इसलिए मैंने तुम्हारे पास अपने पैर को जो है कि बढ़ा नहीं पाई, अपने दिल को बढ़ा नहीं पाई आपसे मिलने के लिए। मैं सब कुछ आपके बारे में जान रही हूँ, देखो मुझे माफ़ कर दो, फिर से मेरी ज़िंदगी में अपना लो। मैं कभी भी आपको उस ऐसी स्थिति नहीं लाऊंगी जिससे कि मतलब मुझे आपको किसी प्रकार से ताने सहने पड़े। वो कहते हैं कि मैंने तो तलाक ही कहाँ दिया था, मैंने तलाक के पेपर को तो फाड़ दिया था, इसलिए मैं तुम्हें दोबारा मैं अपना ले रहा हूँ। दोस्तों फिर वो हंसी खुशी अपनी पत्नी को अपना लेते हैं। उधर कोर्ट का फैसला तो आ ही चुका था, पूरा हॉस्पिटल जो था वो सस्पेंड हो चुका था, एक नई टीम की गठन हो चुकी थी और हॉस्पिटल में बहुत अच्छी अब दवाइयाँ चलने लगी थी और हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ सुरक्षित हो गया था और लोगों में एक नई खुशहाली आ गई थी। गरीबों की अच्छी से दवाइयाँ होने लगी, उसी सरकारी हॉस्पिटल की तस्वीर बदल चुकी थी। तो दोस्तों कैसी लगी ये कहानी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि डीएम साहब उस सरकारी हॉस्पिटल का छापा मारकर कैसे किए। ऐसे ही डीएम हर एक डिस्ट्रिक्ट में होने चाहिए ताकि सरकारी हॉस्पिटल की जो सुधार है वो अच्छे तरीके से हो सके। और पायल को अपनाकर डीएम साहब ने कैसा किया कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा। तो फिर मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियां लेकर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।